हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। देखिए आज जो हम लोग जीके जीएस में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है जीके जीएस का, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगे रेलवे ग्रुप डी रेल और फिर एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, या और भी एसएससी का भी एग्जाम आने वाला है। तो उससे क्या होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनटीपीसी या ग्रुप डी में आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना देरी के हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है। यानी कि जो शिक्षा का जो अधिकार है, ये जो शिक्षा का अधिकार है वो क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में इसको जो शामिल किया गया वो किस अनुच्छेद में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 21। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा जान। तो देखिए ये जो मौलिक अधिकार है वो 6 प्रकार का होता है, यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए पहला क्या है, समता का अधिकार। तो समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद नंबर 14 से अनुच्छेद नंबर 21 तक दिया गया हमारे संविधान में। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है, और यहाँ पे जो समता का अधिकार वो 14 से 18 तक ही है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक दिया गया है, और इसी में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया बताते हैं, लेकिन पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद नंबर 23 से 24 में दिया गया है, 23 और 24 में। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से 28 में दिया गया है, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो 29 और 30 में दिया गया है। और ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 32 में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे पहले जब संविधान बना था उस टाइम क्या था, टोटल 7 अधिकार। जब संविधान बना था उस टाइम क्या था, टोटल 7 अधिकार हमारे संविधान में दिया गया था। 7 अधिकार के बारे में बताया गया था। ये 6 अधिकार जो आपके सामने दिख रहा है ये तो है ही, लेकिन उसमें एक था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, क्या था, संपत्ति का अधिकार। अब देखिए संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद नंबर 31 में दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया है, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था, 1978 में। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उस संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। और अब जो है ये इसको अ, अनुच्छेद नंबर 300 ए या 300 क में दिया गया है। इसके बारे में 300 ये ए या 300 क में इसके बारे में बात किया गया है, जो संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन इसके बारे में भी पूछा जाता है। अब देखिए ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार भी इसमें जोड़ा गया है। स्वतंत्रता के अधिकार में ही शिक्षा का अधिकार भी आता है।
इसके अंतर्गत तो शिक्षा का अधिकार जो है वो 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, ये 86वां संविधान संशोधन था जो कि 2002 में हुआ था। इसी में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। शिक्षा के अधिकार, अब देखिए ये 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था। तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए जो शिक्षा का अधिकार है उसमें क्या बोला गया है। शिक्षा के अधिकार में यही बताया गया है कि जो भी बच्चे हैं हमारे भारत देश के, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु जिनका है, जो भी बच्चे हैं जिनका आयु 6 से 14 वर्ष का है, उनको शिक्षा मिलना चाहिए, ठीक है। शिक्षा, खाना पीना, सब कुछ उसको उपलब्ध, उसके पास उपलब्ध होना चाहिए, ये उसका अधिकार है। तो ये अधिकार, इसी को शिक्षा का अधिकार बोला जाता है, और इसके लिए सरकार बहुत सारे काम भी करती है। ये अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ पर, ये साइंस का क्वेश्चन है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण के रैखिक वेग को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या घटती है अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो देखिए पहली बात तो हम ये जानते हैं कि अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, और फिर ये जो क्वेश्चन, ठीक है, तो दिया गया उसके बारे में फिलहाल डिस्कस करेंगे। अभी हम जान लेते हैं इसका जो आंसर होगा वो क्या होता है, बढ़ता है। अब ये क्यों बढ़ता है वो हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया एक वृत्ताकार पथ है, आपके सामने दिख रहा है, ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है। ये जो वृत्ताकार पथ है, जैसे मान लीजिए कि ये रस्सी है, यहाँ पे एक धागा है, उसमें से आप कोई पत्थर बांध के इसको घुमाइएगा, तो ये क्या होगा, इसका दो तरह से मोशन होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक ये वेलोसिटी होता है इसको, या हाँ एक ये वेलोसिटी होता है, और एक इस तरह से जो अपने पाथ पे जा रहा है सर्कुलर वेलोसिटी, ठीक है, दो वेलोसिटी होता है। तो इसका जो, तो जो यहाँ पे लिखा गया था अभिकेंद्रीय त्वरण, इसी को हम लोग बोलते हैं ये सर्कुलर वेलोसिटी, या फिर इसके लिए एक टर्म है अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम ओमेगा, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है, जब भी पत्थर को घुमाते हैं इस तरह से, और अगर हम मान लीजिए इसको छोड़ देंगे, घुमाते घुमाते किसी डायरेक्ट मतलब अचानक कहीं पे छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये अपने सीधे रास्ते में चला जाएगा। तो ये यही जो है उसके पास कोई ना कोई ये वेलोसिटी होता है, जिसकी वजह से ये आगे चला जाता है एक किसी दिशा में, तो उसी को हम लोग वे बोलते हैं, जो रैखिक त्वरण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस दोनों में रिलेशन क्या होता है कि ओमेगा जो होता है वो होता है वी स्क्वायर बाय आर, जहाँ पे कि ये आर क्या है, ये रेडियस, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसको समान रखते हुए, यहाँ देख सकते हैं कि कण के रैखिक वेग को, जो रैखिक वेग है, ठीक है, यानी कि ये जो रैखिक वेग है, ये इसको अगर समान रखेंगे, यानी कि v को चेंज नहीं करेंगे, और ये जो रेडियस है, रेडियस को कम करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे जैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या घटती है, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि ये समान है, ये कम होगा, तो अभी केंद्रीय त्वरण का वैल्यू कितना होगा, यानी कि ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, तो आर जो है, आर अगर कम होगा, आप जानते हैं कि अगर
डिनोमिनेटर कम होता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो बढ़ता है, और अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाता है तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू घट जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे है, क्या बोला गया कि v कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे क्या ये कांस्टेंट है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम देखते हैं r के बारे में। r क्या बोला गया है कि छोटा होते जा रहा है, ये छोटा होते जाएगा। अब यहाँ पे सर्कल बनेगा, तो अब जो इसका त्वरण होगा वो कितना हो जाएगा, वो अब बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि r घट रहा है। जब r घटेगा तो इसका जो त्वरण है वो बढ़ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में कौन सी एजेंसी पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विकास विकास परिषद, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या योजना आयोग, जो कि 2024 तक ही रहा था। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या है, योजना आयोग। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम जान लेते हैं कि योजना आयोग क्या है और पंचवर्षीय जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, योजना योजना आयोग के द्वारा, वो देखिए शुरुआत उसका कब हुआ था, शुरुआत हुआ था 1951 में। ठीक है, और खत्म कब हुआ, 2017 में। 2017 के बाद क्या हुआ है कि योजना आयोग खत्म, क्योंकि ये देखिए ये पंचवर्षीय योजना जो है वो योजना आयोग के द्वारा चला जाता था। ठीक है, लेकिन 2017 2015 में क्या हुआ कि योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और नीति आयोग लागू कर दिया गया। तो इसी वजह से ये पंचवर्षीय योजना को भी खत्म करना पड़ा और पंचवर्षीय योजना के बदले यहाँ पे उसके स्थान पर कोई दूसरी योजना को लागू कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि शुरू कब हुआ और लास्ट कब हुआ, ये तो पूछा ही जाएगा। हर एक पंचवर्षीय योजना का जो उम, कार्यकाल होता है, समय का मतलब जो समय होता है कि कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, ये पूछा जाता है। और फिर टोटल कितने पंचवर्षीय योजनाएं हुई है, टोटल कितने पंचवर्षीय योजनाएं हुई है, तो ये 12। ठीक है, और देखिए ये हर एक पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे पहला क्या है, कृषि की प्राथमिकता, यानी कि पहले में जो है वो कृषि को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया था। दूसरे में क्या है, उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता है। तीसरे में है कृषि और उद्योग दोनों। चौथे में है न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया जाता है, यानी कि गरीबी को हटाने के लिए चौथा पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य रखा गया गरीबी। फिर पांचवा क्या है, गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाए जाने का जो प्रयास किया गया वो पंचवर्षीय योजना के। तो ये सब जो है, जो उद्देश्य होता है, जो उद्देश्य था हर एक पंचवर्षीय योजना का, तो वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो उसके बारे में हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, काराकोरम पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, यहाँ पे भारत के किस क्षेत्र में स्थित होना चाहिए? तो उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में या पूर्वी भारत में? तो देखिए यहाँ यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, उत्तरी भारत में। ठीक है, अब हम देखते हैं ये काराकोरम पर्वतमाला के बारे में कि ये कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आप लोग को ये जो फिगर दिख रहा है ये काराकोरम पर्वतमाला का फिगर है। और यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा, जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऑरेंज कलर में है, ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है ये K2 यानी कि काराकोरम है। और देखिए ये जो डॉट डॉट है, ये जो डॉट डॉट है वो देखिए इंडिया का बॉर्डर बॉर्डर है। ये जो डॉट डॉट है ये क्या है, इंडिया का बॉर्डर है। तो जो K2 है वो कहाँ पे है, इंडिया में है। और फिर देखिए ये जो पार्ट है ये पाकिस्तान में है। और देखिए यहाँ पे कुछ भाग जो है थोड़ा सा इस लाइन के बाहर है, और वो चाइना में, ये जो एरिया है वो क्या है, चाइना का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए जो ये काराकोरम पर्वतमाला है वो किन देशों में है, किन किन देशों में है, तो इंडिया, पाकिस्तान और
चाइना में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? तो पहला ऑप्शन है सरकार का पूर्ण नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, रोजगार में कम अवसर, आयात करों में वृद्धि। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का एक प्रमुख प्रभाव यह है कि इससे निजीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। क्या हो गया? निजीकरण को बढ़ावा मिला और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला। और ये जो नीति अपनाई गई थी वो उदारीकरण का, वो कब अपनाई गई थी? 1991 में। ठीक है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई। ठीक है, अब देखिए उदारीकरण होता क्या है। तो उदारीकरण में क्या हुआ कि जिसके तहत उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया गया। उद्योग पर जो भी प्रतिबंध लगाया गया था और उसको हटाया गया, और जो यहाँ पे है लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो देखिए उद्योगों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसको हटाया गया। तो उससे क्या हुआ कि जो भी लोग उद्योग जो भी उद्योगपति थे तो वो उनको क्या हुआ कि देखिए जो प्रतिबंध को हटाया गया और लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाया गया, इससे क्या हुआ कि विकास करना आसान हो गया। क्योंकि देखिए लाइसेंस प्रणाली को जब आसान बनाया गया तो क्या हुआ, निजी क्षेत्र का विकास होने लगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कई छोटे छोटे उद्योग, जो छोटे छोटे जगह पे छोटे छोटे शहर और छोटे छोटे गांव में जो उद्योग चलाना चाहते थे, तो वो अब उद्योग चला सकते थे, क्योंकि जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया था और लाइसेंस प्रणाली भी बहुत आसान कर दिया गया था। तो इससे क्या हुआ, सभी को लाइसेंस बनाने में भी सुविधा होने लगी। इससे क्या हुआ, देखिए निजी क्षेत्र में विकास हुआ। दूसरा क्या है, विदेशी निवेश में भी वृद्धि हुआ। और तीसरा क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, यानी कि जब बहुत सारे उद्योग आएंगे तो सब में क्या होगा, कंपटीशन होगा। जब एक ही जगह पे या भारत में ही बहुत सारे उद्योग आएंगे, बहुत सारी कंपनियां आएंगी, तो क्या होगा, सब में एक दूसरे में कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे वही प्रतिस्पर्धा मतलब वही होता है कंपटीशन। ठीक है, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग यहाँ पे आने लगा होने लगा तो क्या हुआ कि सब एक एक दूसरे में कंपटीशन बढ़ना चालू हो गया और वो बढ़ने लगा कंपटीशन। तो यही ऑप्शन में था कि प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा है, निजी क्षेत्र में विकास। निजी क्षेत्र में विकास होने लगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी मतलब छोटे छोटे उद्योगों का भी उद्गम होने लगा और विदेशी निवेश में भी वृद्धि होने लगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।